तो चलिए पहले इसे जानने के पहले इसका कुछ जान पहचान इसका बढ़ा लेते हैं। तो देखिए क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी माइटोसिस को जाना है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, ये क्या होता है? तो कोशिका के विभाजन का तरीका होता है। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं और ये ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं, सबसे पहले तो एक जायगोट था और उसके बाद उसमें क्लीवेज होता गया, माइटोटिक डिवीजन होता गया और उसके बाद हम लोग तैयार हो गया और आज हम लोग के पास ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं। तो ये पूरा ट्रिलियंस ऑफ कोशिका जो बना हमारे बॉडी का, इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो था माइटोसिस, जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग एक दूसरा तरीका पढ़ेंगे सेल के कोशिकाओं के डिवाइड होने का, जिसको कहते हैं हम लोग मियोसिस। लेकिन क्या इससे हमारा बॉडी बनेगा? नहीं बनेगा। ये कुछ खास जगहों पर ही यूज होता है, जो है गैमेट्स का बनना, यानी कि स्पर्म बनने में इसका इस्तेमाल होगा, ओवम बनने में इसका इस्तेमाल होगा। सिमिलरली प्लांट्स में भी जब गैमेट्स बनते हैं तब भी उनका इसका इस्तेमाल होता है। गैमेटोफाइट्स बनते समय भी इस डिवीजन का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैसे होता है और माइटोसिस से ये किस प्रकार अलग है। तो मियोसिस हमारा अर्धसूत्री विभाजन। देखिए माइटोसिस से इसे कंपेयर कराएंगे। माइटोसिस में एक कोशिका होता था और उसके दो डॉटर कोशिका बनते थे। वहां पर ऐसा होता था कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता था, यहाँ अगर डिप्लॉयड रहता था, यानी 2 सेट है क्रोमोसोम का नंबर, तो डॉटर्स कोशिकाओं में भी 2 सेट हुआ करता था। लेकिन पहला अंतर आप यहाँ देख लिए कि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर जो है दोनों कोशिकाओं में आधा आधा हो जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि माइटोसिस जो होता था वो एक बार में 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता था, लेकिन यहाँ जो डिवीजन है लगातार 2 बार होगा। पहले बार में एक कोशिका 2 में बदलेगा और यहाँ क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो जाएगा। दूसरी बार भी फिर से ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा तो फिर से क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता है, यानी कि जो दूसरा डिवीजन है ये माइटोसिस को सिमुलेट को मिमिक करता है, माइटोसिस की तरह होता है और फिर से एक कोशिका से 2 कोशिका और 2 कोशिका से 4 कोशिका बनता है। तो रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ एक मदर कोशिका है और रिजल्टेंट में 4 कोशिका हमें मिलती है। तो ये 4 कोशिकाएं स्पर्म हो सकता है, ओवम हो सकता है या प्लांट के गैमेट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और बात कि जो माइटोसिस हुआ करता था उसमें जो मदर कोशिका रहती थी और जो डॉटर कोशिकाएं बनती थी, सेल्स बनते थे, तो उसमें जेनेटिक सिमिलैरिटीज होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डॉटर कोशिकाएं अल्टीमेटली बनी है 2 बार मियोसिस के दूसरे मियोसिस के बाद, तो इसके साथ काफ़ी डिसिमिलैरिटी मिलेगा। जेनेटिकली ये डिसिमिलर हो जाएंगे, ये भी डिसिमिलर हो जाएगा, ये भी डिसिमिलर हो जाएगा, ये भी डिसिमिलर हो जाएगा। तो पेरेंट्स से तो ये डिसिमिलर हुआ, लेकिन आपस में भी ये डिसिमिलर होगा, यानी कि ये कोशिका इस कोशिका से काफ़ी भिन्न होगा जेनेटिकली। ये कोशिका इस कोशिका से, ये कोशिका इस कोशिका से, आपस में जितने कोशिकाएं यहाँ बनेंगी वो सब के सब अलग जेनेटिक मेकअप के साथ बनेंगे, यानी कि इनके जीन्स में काफ़ी अंतर होगा, जीन्स में, एलील्स में काफ़ी अंतर होगा। तो यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई या फिर सेल जो होंगे मियोसिस के बाद बनेंगे, ना ही वो पेरेंट से सिमिलर होंगे और ना ही एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। ठीक है, तो 2 बार जब ये डिवाइड करता है तो पूरे स्टेप्स को फॉलो करता है क्या? हम लोग देखते थे माइटोसिस में सबसे पहले, माइटोसिस में आने से पहले वो इंटरफेज में हुआ करता था। इंटरफेज के बाद वो प्रोफेज में आता था, प्रोफेज में मेटाफेज, फिर एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज। ये 4 फेजेस में उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता था और न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता था 2 पार्ट में, तब फिर जाकर के उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बुलाते थे। तो ये पहले स्टेप में होगा। यहाँ अंतर क्या है कि पहले स्टेप में जो प्रोफेज माइटोसिस में होता था वो छोटा होता था, यहाँ ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग सुविधा के लिए और इसके जो मेजर इवेंट्स है उसके आधार पे इसे फिर से डिवाइड कर देते हैं। पहला को वो कहते हैं हम लोग लेप्टोटीन स्टेज, फिर जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन सारे 5 सब फेजेस में हम लोग इसे बांट देते हैं। मेटाफेज छोटा होता है, एनाफेज भी छोटा होता है, टीलोफेज छोटा होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से इंटरफेज जैसा
कोई बड़ा स्टेज नहीं आता है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंटरफेज होता है और फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस होता है और आखिरी में 4 कोशिकाएं हमारे पास होती हैं। तो एक और बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ जो स्टार्टिंग सेल होता है वो हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। यहाँ कैसा डिवीजन होगा, डबल डिवीजन होगा, जिसमें कि पहले को हम लोग मियोसिस 1 बुलाएंगे और दूसरे को मियोसिस 2 बुलाएंगे। मियोसिस 1 जो होता है वो कैसा होता है, तो रिडक्शनल डिवीजन होता है और रिडक्शनल के साथ साथ लॉन्ग, इसका जो प्रोफेज होता है वो काफ़ी लंबा होता है। मियोसिस 2 जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, और ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। अगर मियोसिस 2 को हम अगर माइटोसिस कह दें तो ये ज़्यादा गलत नहीं होगा। तो अब देखिए इसका ज़रूरत क्यों पड़ा और क्यों माइटोसिस के बजाय मियोसिस से ही गैमेट्स बनते हैं। तो ये दुनिया में जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए बनते हैं। दुनिया में जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर गैमेट्स हमेशा सेम हो, सेम जेनेटिक मेकअप का हो, तो संतान भी सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़नी है तो जेनेटिक मेकअप भी मॉडिफाई होना ज़रूरी है और हमारे पास मियोसिस ही एक हथियार है जिसके वजह से जेनेटिक मेकअप में बदलाव किया जा सकता है। और कैसे ये बदलाव होगा हम लोग यहाँ पर पैकाइटिन स्टेज में गौर से देखेंगे, बहुत ही विस्तार से देखेंगे कि हर यहाँ जो कोशिकाएं बन के डॉटर कोशिकाएं बनती है वो आपस में एक दूसरे से क्यों भिन्न हो जाते हैं। इसका जवाब है क्रॉसिंग ओवर, और वो कहाँ होता है, तो पैकाइटिन स्टेज में होता है। और क्रॉसिंग ओवर में जहाँ पर पॉइंट ऑफ क्रॉस होता है वो एक रैंडम डिसीजन होता है और रैंडमली होता है। जितनी बार भी क्रॉसिंग ओवर होता है वो अलग तरह का होता है और इसलिए हर कोशिकाएं यहाँ जो बनेंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट को और उसके पहले हम लोग इंटरफेज को डिटेल में जानेंगे और उसके बाद फिर प्रोफेज 1 को जानेंगे जिसमें कि 5 सब फेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इंटरफेज देखते हैं और इंटरफेज में जो इवेंट्स होते हैं और उसके बाद जो प्रोफेज में के सब फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज में जैसा कि आप माइटोसिस में भी जान चुके हैं, इसमें G1S और G2 फेज होता है, जिसमें कि एस फेज में यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, यानी कि क्रोमोसोम डबलिंग, यहाँ पर जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं डीएनए उसका डबलिंग होता है। और यहाँ पर डिस्टिंक्टली क्रोमोसोम अभी नहीं दिखाई पड़ता है इंटरफेज में। तो इंटरफेज के बाद जो इसका आखिरी पार्ट होता है जियो फेज, वो काफ़ी छोटा होता है और तुरंत ही ये प्रोफेज में शिफ्ट कर जाता है। तो चूंकि प्रोफेज यहाँ पर लंबा है, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसलिए इसे 5 सब फेजेस में डिवाइड किए हैं, जिसमें कि 3 अभी आप देख पा रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन। तो हम लोग सबसे पहले लेप्टोटीन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हमने दिखाया है। ऐसे तो हमारे में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ हम लोग 2 पेयर्स को लेकर के चल रहे हैं ताकि हम सारे इवेंट्स को अच्छे से समझ सके। ये बाहर में जो है सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ ये न्यूक्लियोलस है और ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स को 2 अलग कलर में ये है, लेकिन आपस में ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि ये दोनों सेम क्रोमोसोम है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 एक हमें फादर से मिला हुआ है और एक दूसरा मदर से मिला हुआ है। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 में एक फादर से मिला हुआ है और एक मदर से मिला हुआ है। तो अब ये इस स्टेज में ऐसा देखा जाता है, कई एनिमल सेल्स में ऐसा देखा जाता है कि सेंट्रियोल, देखिए सेंट्रियोल हमारा यहाँ पर डिवाइड हो चुका है और 2 अपोजिट पोल में ये जाने को है। ये दोनों अलग अलग, यहाँ पर पहले सिमिलर जगह पे था, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों सेंट्रियोल जो है एक जगह पे है। सेंट्रियोल और इसका जो पूरा गोला होता है उसे हम लोग सेंट्रोस्फीयर बुलाते हैं। पूरे सेंट्रियोल और इसका जो सर्किल यहाँ क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिला करके हम लोग सेंट्रोजोम बुलाते हैं। तो ये यहाँ 2 सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल में मूव करने लगता है और इसी सेंट्रियोल के तरफ यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर एक अटैचमेंट का पॉइंट होता है जिसमें कि ये जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर अटैच होकर के रहते हैं
और यहाँ पर इस तरह से प्रतीत होता है कि ये एक फूलों का गुच्छा है, गुलदस्ता है। जैसे कि फूलों के बंच में हम लोग इस तरह से कई पेन अगर हम रखेंगे तो फूलों का गुलदस्ता जैसा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंधा हुआ हिस्सा है और इधर फूल खिला हुआ हिस्सा जैसा ये प्रतीत होता है। और इसीलिए इस स्टेज को एक नाम दिया गया है बुकेट स्टेज या लैप्टोटिन स्टेज। इस स्टेज के बाद क्या होगा कि यहाँ पर पेयरिंग होना चालू होगा। पेयरिंग होने के लिए क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर कोई जीन यहाँ पर है तो जस्ट इसी का एलील यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसी तरीके से एक जो लोकस है वो बिल्कुल अलाइंड वे में क्या होते हैं, यहाँ एक प्रोटीन के माध्यम से अटैच हो जाते हैं और अटैच होते ही इसका नाम बदल जाता है। ये जो स्टेज है अब इसे हम लोग जाइगोटीन बुलाना चालू करते हैं। देखिए कि यही दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर कैसे अरेंज हुआ है, ये दोनों हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से अलाइन हो चुके हैं और खासियत ये है कि यहाँ जो जीन है ठीक वही जीन यहाँ पर इसके सामने पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि इस तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये ऐसे रखने पे तो अलाइन हो गया बिल्कुल, लेकिन ऐसे रखने से ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे नहीं हो करके बिल्कुल ऐसे है। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई जीन है तो उसी का एलील वाला जीन यहाँ पर होगा, जस्ट उससे अलाइन किया हुआ है। और इस तरह से जो साइडवेज अटैचमेंट होता है उसके लिए यहाँ एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिससे ये अटैच हो जाता है। और अटैच होकर के ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसे हम लोग इस चीज़ को सिनेप्सिस बुलाते हैं, सिनेप्सिस। लेकिन ये सिनेप्सिस बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर 1, 2 के साथ अटैच हो जाए। क्रोमोसोम नंबर 1 के ही साथ अटैच होगा और साथ में ये भी फॉलो करेगा कि उसका जो भी लोकस जहाँ पर है वो बिल्कुल अलाइन हो जाए, आमने सामने आ जाए। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनता है फाइनली उसका नाम क्या होता है तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। तो इस स्टेज में यही होता है। साथ में यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रियोल अभी दूर हो रहा था यहाँ पर और दूर हो गया। साथ में यहाँ पर कुछ तारानुमा स्ट्रक्चर भी बनने लगे, फाइबर्स बनने लगे और इसे ही हम लोग एस्टर्स बुलाते हैं। अब पहले का जो मुख्य इवेंट होता है वो है बुके बनना, यानी बुकेट स्टेज इसलिए इसे कहते हैं। और दूसरे में जो मुख्य इवेंट यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस के द्वारा जो यहाँ बन रहा है उसे हम लोग सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन कैसे क्रोमोसोम तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग है। ये कब तक यहाँ पर इस तरीके से रहेगा अटैच, तो जब तक मेटाफेज 1 हो जाएगा तब तक ये इस तरीके से अटैच होगा। लेकिन है कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेज पे जिसका नाम है पेकाइटिन स्टेज। पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा तो यहीं से हम लोग पहले देख लेते हैं कि देखिए ये इस तरह से क्रॉस कनेक्टेड होगा, इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन होगा। अगर ये दो क्रोमोसोम है तो इसका जो रेड वाला कैप है वो इस पे लग जाएगा और इसका जो ब्लैक वाला कैप है वो इस पे लग जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ। यही चीज़ यहाँ पर होना है। तो जैसे ही ये हो जाएगा इस स्टेज को हम लोग पेकाइटिन बोलना चालू कर देंगे। पेकाइटिन में क्या होता है कि इस तरह के क्रॉस बनते हैं, और भी क्रॉस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच ही ये क्रॉस बनता है। अभी तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सिंगल लाइन खींचा हुआ है और यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ डबल लाइन खींचा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर भी ये क्रोमैटिड बन चुका है, सब में इसमें भी दो क्रोमैटिड है, लेकिन चूंकि चिपका हुआ है इसलिए आप सिंगल लाइन देख रहे हैं। और यहाँ ये अटैचमेंट टूटता है इसलिए आप यहाँ पर डबल लाइन देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमैटिड, यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमैटिड। जो दो ब्लैक वाले हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए और ब्लैक और रेड के बीच का जो रिलेशन है वो नॉन सिस्टर का रिलेशन है। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उनके बीच में क्या होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेना मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से क्रॉस बनेगा जिसमें कि ये आर्म टूट के इस पे चला जाएगा, ये आर्म टूट के इसमें चला जाएगा। अब आप पूछेंगे सर क्या सिर्फ एक पॉइंट पे होता है? नहीं, ये कई पॉइंट्स पे ये हो सकता है। अगर आप इसे ऐसे समझे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हो रहा है तो नहीं, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और ये कई पॉइंट्स पे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे 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 कई पॉइंट्स पे होता है। और कई पॉइंट्स पे होता है और ये एक मैटर ऑफ चांस होता है कि ये जितनी बार भी होगा
ये अलग ही होता है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ क्रॉस है, वो हर बार फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है। और इसलिए जितनी बार भी मियोसिस होगा, यहाँ जो रिजल्टेंट सेल बनेगा वो जेनेटिकली डिसिमिलर होगा आपस में। और यही कारण है कि दुनिया में हर आदमी अलग दिखाई पड़ता है। और भी कारण है, लेकिन उसमें से ये एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, ये पेकाइटिन स्टेज में यहाँ जो फेनोमेना हुआ, इसे हम लोग क्या बुला रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आर्म एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि सिमिलर लोकस का ही यहाँ पर एक्सचेंज होता है। अगर यहाँ पर हमारे आई कलर का जीन है तो दूसरे में भी आई कलर का ही जीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाइट का जीन है और आई कलर वाले जीन के साथ एक्सचेंज हो गया। वो बिल्कुल इस चीज को मेंटेन करते हुए करता है, और इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है और साथ में सिमिलर सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो प्रोफेज है उसके 3 मुख्य अलग अलग इवेंट, जो सब फेजेस है, उसके बारे में जाना और उसके मुख्य इवेंट के बारे में जाना। इसके बाद हमारा बचता है डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जिसको हम लोग अलग से फिर से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पेकाइटिन के बाद अब हम लोग डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को जानेंगे। तो देखिए, ये था पेकाइटिन। पेकाइटिन में हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर को देखा था, यानी कि आर्म एक्सचेंज हुआ था, कई पॉइंट्स में हुआ था। अब एक्सचेंज होने के बाद, अदला बदली हो जाने के बाद क्या होगा? सो देखिए, और एक और बात बताऊं कि यहाँ 2 आर्म होता है, 2 क्रोमैटिड्स है। इस रेड वाले को आप देखिए, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है। ये 2 क्रोमैटिड्स है यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। क्या क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रोमैटिड का भी होता है? होता है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए सिर्फ यहाँ पर एक क्रोमैटिड को ही क्रॉस करके दिखाए हैं। ऐसे हर जगह होता है और कई पॉइंट्स पे होता है। यहाँ क्या होगा मेजर इवेंट? यहाँ काइजमाटा का फॉर्मेशन होगा। काइजमाटा होता क्या है कि जिस पॉइंट ऑफ देखिए, अगर ये क्रॉस है, मेरे हाथ को देखिए, अगर इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है मेरी कलाई पर, तो ये हाथ इस पर आ जाएगा और ये हथेली इस पर आ जाएगा। और इस पर आने के बाद क्या होगा? ऐसे टूटने का तो टूट सकता है, लेकिन फिलहाल टूट नहीं रहा है, यहाँ पे अटैच है। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रह जाता है, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है, काफ़ी देर तक ऐसा बना रहेगा। और ऐसा ही बना रहने के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो काइजमाटा बुला देते हैं। काइजमाटा का कनेक्शन मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, ये 2 क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड क्रॉस होते हैं, और क्रॉस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस होने के बाद हाथ एक्सचेंज हो जाता है, आर्म एक्सचेंज हो जाता है। ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया। और ऐसा होने के बाद क्या होगा कि इसे फिर अलग होना चाहिए, लेकिन अलग होने के पहले वो कुछ देर के लिए ऐसे अटैच रह जाता है। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पहले तो हर जगह पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, ये पूरा हाथ सटा हुआ था, लेकिन अब सिर्फ अटैचमेंट उसी जगह पर बचता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, जहाँ पर जिस जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पर इस तरह का अटैचमेंट बन जाता है, और जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर नहीं बनता वहाँ गैप बन जाता है, जैसा कि यहाँ आप गैप देख रहे हैं। और इधर भी अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो यहाँ बीच में गैप है और यहाँ पर अटैचमेंट है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही बनना को हम लोग कहते हैं काइजमाटा का बनना, जो कई जगह बन सकता है। तो और ये काइजमाटा क्या होगा? अभी तो ये अपने पॉइंट पे है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन अब फाइनली खिसकते खिसकते ये चीज़ यहाँ से खिसकते 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 आखिरी पॉइंट पे चला जाएगा और अटैचमेंट सिर्फ आखिरी में रह जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, जो कि डाइकाइनेसिस में होता है। यहाँ पर ये आखिरी पॉइंट पे चला जाएगा। कनेक्शन शुरुआत में कहाँ रहता है? पहले रहता है, लेकिन अब खिसकते खिसकते ये जो अटैचमेंट है वो आगे की ओर चला जाएगा और सबसे आखिरी पॉइंट पे जाने को ही हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो डाइकाइनेसिस क्या होता है? इसमें मेजर इवेंट क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन होता है। किसका? तो काइजमा का, काइजमाटा का। काइजमाटा क्या है? तो वो जो पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह पर अटैचमेंट को कब बोलते हैं? काइजमाटा का बनना। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोफेज को 5 अलग अलग सब स्टेजेस में जाना। सबसे पहले क्या हुआ था? बुके बना था। देखिए, यहाँ पर बुके जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक एंड सारा चिपक गया है और ये बुके जैसा दिखाई पड़ रहा है, फूलों का गुलदस्ता जैसा दिखाई पड़ रहा है। दूसरे में साथ ही साथ यहाँ सेंट्रियोल डिवाइड हुआ था, फिर एस्ट्रल रेस बना था और यहाँ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हुए थे।
जिसे हम लोग सिनेप्सिस बुला रहे थे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ काइजमाटा का फॉर्मेशन हुआ और काइजमाटा खिसक के सबसे एंड पे चला गया। इसी को हम लोग टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, डाइकिनेसिस में ये होता है। अब हम लोग मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 और टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। प्रोफेज 1 के बाद हम लोग प्रोफेज के बाद मेटाफेज पे जाएंगे। देखिए डाइकिनेसिस तक में हमारा प्रोफेज कंप्लीट हो चुका था। मेटाफेज में क्या होगा कि मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे सज जाएंगे। यहाँ 2 प्लेट बनेगा। ध्यान रहे कि माइटोसिस में सिर्फ 1 प्लेट बनता था। 1 प्लेट कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए लाइन में ये यहाँ खड़ा है, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। माइटोसिस होता तो क्या होता, यहाँ पर 1 2 3 और 4 एक ही लाइन पे चारों रहते हैं। यही डिफरेंस है। और यहीं पे मेटाफेज 2 को भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। मेटाफेज 2 क्या होगा कि यहाँ जो अभी टेलोफेज होगा, यहाँ जो सेल बनेंगे उसमें फिर से मियोसिस 2 होगा, जो बिल्कुल माइटोसिस ही होता है। और उस वक्त क्या होगा कि यहाँ 2 प्लेट में ना ये सज करके सिर्फ 1 प्लेट पे सजेगा। और 1 प्लेट और फिर क्या होगा, यहाँ पर आर्म एक्सचेंज हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है और हर क्रोमोसोम में तब्दीली आ चुकी है। और ये यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर है ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और यहाँ पर अपोजिट पोल्स में जाना चाहेगा। और अपोजिट पोल्स में जाने को ही हम लोग अलग फेज दे देते हैं, एनाफेज कहते हैं। एना मतलब होता है अप फेज, और यहाँ पर अपोजिट पोल्स में ये जाने लगेंगे। इस मेटाफेज का मेजर इवेंट क्या हुआ कि इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स का सजना। यहाँ चूंकि हम लोग 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लिए हैं इसलिए हम लोग यहाँ 2 दिखा पा रहे हैं। अगर हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता तो इसी तरह से 23 इसमें रहता और 23 इसमें रहता, और उसमें से 23 एक तरफ जाएगा और 23 दूसरे तरफ जाएगा। मैं आपको माइटोसिस से इसे अलग करके बताया कि यहाँ पर अगर माइटोसिस होता तो 46 का 46 एक लाइन में होते, और 46 में से क्या होता कि सारे का जो आर्म है यहाँ पर क्रोमेटिड टूट करके अपोजिट पोल में जाता। लेकिन यहाँ टूटने का कोई काम नहीं हो रहा है। कंप्लीट क्रोमोसोम जो कि अभी जेनेटिकली क्रॉस ओवर हो चुका है और ये अपोजिट पोल में जा रहा है। यहाँ पर क्रोमेटिड्स नहीं टूटते हैं, कंप्लीट क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। यही डिफरेंस है। मेटाफेज 2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो माइटोसिस के लिए जो मैं बताया वो बिल्कुल उसके लिए सही होगा। मेटाफेज के बाद जब ये अपोजिट पोल में और नज़दीक चले जाते हैं तो इसे एनाफेज कहते हैं। और एनाफेज के बाद यहाँ देखिए कॉन्ट्रिक्शन बनना चालू हुआ है, साइटोप्लाज्म यहाँ से कटना चालू हुआ है और धीरे धीरे ये टू सेपरेट फेज में सेल में बदल जाएगा। उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस नाम देंगे। यहाँ पर वो सारे टेलोफेज क्या है, तो जस्ट ये इंटरफेज का मेटाफेज का प्रोफेज का अपोजिट होता है। लेकिन किसके प्रोफेज का, तो माइटोसिस के प्रोफेज का जस्ट ये रिवर्स होता है। जो भी काम वहाँ हुए थे, यानी कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल जो है 2 पार्ट में टूटा था, यहाँ वापस ये बनने लगेगा। और वहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, वो सारा चीज़ यहाँ पे रीअपियर होगा और 2 न्यू यहाँ पर डॉटर सेल्स बनेंगे। और यहाँ ध्यान रहे कि ये जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम का संख्या अब यहाँ 2 रह गया। चालू कितने से हुआ था, तो 4 से चालू हुआ था। अब यहाँ जो डॉटर कोशिकाएं हैं उसमें कितना रह गया, तो 2 क्रोमोसोम्स रह गया। और दोनों क्रोमोसोम्स जो है मॉडिफाई हो चुके हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ ये नहीं रहे हैं। अब यहाँ के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ये 2 टुकड़े में टूट जाएगा और जो 2 सेल बनेंगे, अब इन 2 सेल का क्या होगा, फिर से मियोसिस 2 होगा। और मियोसिस 2 जो है बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। अगर आप माइटोसिस पढ़े हैं तो वो बिल्कुल सेम है, इसलिए आगे इसे हम लोग नहीं भी डिस्क्राइब करेंगे तो माइटोसिस से हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा सुविधा के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर फिर से प्रोफेज होगा और प्रोफेज माइटोसिस वाला होगा, और साथ में मेटाफेज देखिए ऐसा होगा जो हम लोगों ने बात कर लिया कि यहाँ 2 प्लेट बना है, वहाँ फिर से 1 प्लेट बनेगा। और फिर एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो टूट करके अपोजिट पोल्स में जाएंगे, यहाँ नहीं टूट रहा है। और फिर बस इसी अंतर के साथ यहाँ पर मियोसिस 2 समाप्त हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने 2 डॉटर सेल्स पाए थे जो कि हैप्लॉइड थे। अब वही डॉटर सेल्स को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। देखिए हैप्लॉइड थे इसलिए हम लोगों ने 2 क्रोमोसोम के साथ इसे चालू किया है। इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, मैं अपनी सुविधा के लिए इसे अपने इस कलर में ड्रॉ कर दिया। देखिए क्या होगा कि इसमें फिर से अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस से बिल्कुल सिमिलर माइटोसिस ही होता है, लेकिन उसे मियोसिस 2 नाम दिया जाता है। यहाँ माइटोसिस की तरह क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होगा, यहाँ सेंट्रियोल है वो बनना चालू होगा, न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर होगा, और साथ में फिर यही दो मेजर इवेंट होते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे सज जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर क्या था, दो प्लेट बन रहा था, यहाँ पर एक ही प्लेट बनेगा और एक ही प्लेट वाले क्रोमोसोम्स यहाँ रहेंगे। और इस स्टेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे और अपोजिट पोल्स में ये जाने लगेंगे। देखिए यहाँ अपोजिट पोल्स की ओर यहाँ पर जाएगा एनाफेज की तरफ। तो एनाफेज में क्या हुआ कि ये जो आर्म है टूट करके इधर आ गया, ये काला वाला आर्म इधर टूट के आ गया और इसी तरीके से नीचे की ओर चला गया। ये अपोजिट पोल्स में जा चुके हैं। और एनाफेज के बाद क्या होगा कि इसमें वही सारे इवेंट्स होंगे जो कि प्रोफेज में हो रहे थे। प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, यहाँ जस्ट इसका उल्टा होगा, यहाँ रीअपियर होगा। यहाँ न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या होगा, रीअपियर होगा। यहाँ क्रोमेटिन फाइबर जो है अपोजिट पोल्स पे, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे जा रहे थे, यहाँ पर वापस से यहाँ पर सेंट्रियोल बन जाएंगे। और इसी तरीके से जस्ट रिवर्स होता है प्रोफेज का, कौन, टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद हमें वापस से यहाँ पर 4 सेल मिलेगा। और 4 सेल कैसा सेल होगा, तो हैप्लॉइड सेल होगा। और इस हिसाब से क्या हुआ कि जो मियोसिस फर्स्ट था वहीं पर सिर्फ रिडक्शन हुआ था और मियोसिस 2 में किसी तरह का रिडक्शन नहीं हुआ। फाइनली हमें जो चीज़ मिला वह है हैप्लॉइड सेल। कितने, तो 4। एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, किसमें, मियोसिस में। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना मियोसिस के बारे में, और मियोसिस में क्या होता है और उसमें एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं, उनमें जेनेटिकली क्या बदलाव आते हैं, सिमिलर होते हैं, डिससिमिलर होते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर फेनोमेना होता है और कई फेनोमेनास होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। अब आगे हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।